الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर हैं। आप लोग इतना सारा फ़िक्रमंद होते हैं जब वीडियोज़ नहीं आ रही होती हैं, तो बस एक तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नवीद की तबीयत भी बस थोड़ी सी इस तरह से है, तो बस इसलिए मैं वीडियोज़ जो है ना प्रॉपर नहीं डाल पा रही थी। आज मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल सा जो है ना बनाती हूँ खाने में, क्योंकि इतने सारे दिन हो गए हैं बच्चों के साथ कहीं बाहर भी नहीं गए, और तो मैंने सोचा कि घर में कुछ ऐसा बनाते हैं जो बच्चों का भी बहुत फेवरेट किस्म का हो। सो मैंने यहाँ पे बनाया था जी बीफ स्टेक्स, और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ली यहाँ पे बीफ, और बीफ का वो वाला पार्ट लिया जो बहुत जल्दी जो है ना वो गल जाता है। इसको मैं अच्छे से वॉश करके जो है ना फिर मैरिनेट करके रखूँगी, और अब देखिएगा इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ और ये परफेक्ट किस्म की रेसिपी बनेगी, और क्या टेंडर और क्या कमाल की बनती है कि बस ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और देखिए बिल्कुल इसके पतले पतले से स्लाइसिस हैं, और ये मैं तकरीबन हाफ़ केजी जो है ना बीफ था उसकी बस बना रही हूँ। बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बस उतना बने जितना एक टाइम पे खाया जा सके बस। नवीद के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मटन निकाल के रख दिया था। बीफ जो है वो नहीं खा सकते, एक तो उनको बीपी का इशू है, दूसरा उनको वैसे ही मना है, और मटन भी उन्होंने जस्ट 10 ग्राम जो है वो एक टाइम पे खाना होता है। तो उनके लिए मैंने सिंपल सा मटन ऊपर रख दिया, थोड़ा सा प्याज और गार्लिक डाल के, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के मैंने ऊपर रख दिया। यहाँ पे देखें जी स्टेक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, और जो काली मिर्ची है मैंने वो ली हैं। काली मिर्चों का पाउडर नहीं लेना, काली मिर्ची लेके उनको दरदरा सा जो है वो मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था। पाउडर से वो टेस्ट नहीं आएगा, जो फ्रेश कुटी हुई से टेस्ट आएगा। बीफ का पानी अच्छे से जो है वो ड्रेन आउट हो चुका था, तो बस ये काली मिर्चों का जो पाउडर मैंने बना के रखा हुआ था दरदरा सा, वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह लगा दूँगी। उसके साथ इसमें जाएगा जी नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था नमक। उसके साथ ये देखिए मीट टेंडराइज़र आपको नज़र आ रहा होगा, लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा ये डाल दूँगी ताकि हमारा बीफ जो है अच्छी तरह जूसी और सॉफ्ट किस्म का बने। बस इसके अलावा मैंने कोई भी मसाला कुछ भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि बीफ जो स्टेक्स होती हैं उनका एक अपना जो फ्लेवर होता है ना वो इन्हीं तीनों चीज़ों से बनता है, वरना अगर इसमें मसालों की कोटिंग वगैरह करके रख देना तो वो सारा फ्लेवर ख़राब हो जाता है। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। अर्ली मॉर्निंग मैरिनेट करके मैं रख दिया था, दिन को मुझे बनाना था लंच, और उसके बाद नवीद जो हैं वो उठ गए थे, नमाज़ पढ़ के जो है ना वो थोड़ा सा सो जाते हैं। कभी कभार सुबह सुबह उनको नाश्ता वो कर लेते हैं, वरना 8-9 बजे के करीब उन्हें नाश्ता चाहिए होता है। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने बनाई चाय, और साथ ही उनके फेवरेट से बगत थे वो थे, उनको मैंने गर्म कर लिया हल्का सा बटर लगा के, और थोड़ी सी जैम के साथ ना वो ये नाश्ता बड़ा एंजॉय करते हैं। उनको ये छोटे से बगत बहुत पसंद है। और कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई हुई थी, तो मुझे कहते हैं कहीं से मैंगो वाली जो जैम है ना वो ढूंढ के लेके आओ, और ये देखें जी मुझे कैरीफोर्ड से मिल गई थी मैंगो जैम, तो मैंने उनके लिए लेके आई यहाँ पे मैंगो जैम। सो कभी कभार कुछ दिल कर रहा होता है ना, कुछ जो बहुत अपना फेवरेट है बस वो खाने का, तो मैंगो जैम मुझे बताइएगा किस किस को नवीद की तरह जो है ना वो बहुत पसंद है। यहाँ पे बाकी हर फ्लेवर की मिल जाती है, मैंगो वाली नहीं मिलती। अब यहाँ पे ये जो कॉर्न थी ना, इनको मैं डाल के रख दूँगी बॉयल होने के लिए, और तकरीबन इनको घंटा 1.5 घंटा लगता है बॉयल होने के लिए। तो मैंने सोचा कि इनको रख देती हूँ, उसके बाद आराम से उनसे करते हैं सफाइयाँ। और फिर मुझे दिन को एक बड़ी ज़रूरी मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे वहाँ पे भी जाना था, और वहाँ से आके मुझे बाकी जो है वो लंच की प्रिपरेशन करनी थी। सो जितना मेरे से हो सका मैंने सोचा वो काम निपटा के फिर मैं वहाँ पे जाऊँ।
कभी कभी ये सिंपल से खाने में कहती हूँ घर में बनाए ना, और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जो फीलिंग्स है वो आ रही होती हैं। और गर्मी में ये लाइट से खाने बड़े मज़े के भी लगते हैं। साथ ही साथ निवेद ने नाश्ता कर लिया था, तो जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैं धो रही थी। मैंने भी नाश्ता कर लिया था थोड़ा सा। और लॉन्ड्री आपको पता है यहाँ पे डेली का होने वाला काम है। और जो पहले वाले कपड़े थे वो मैंने उतार लिए। धूप इतनी तेज़ आजकल है ना कि बस पूछिए ना। यहाँ पे 36-37 जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, और 10 मिनट के लिए धूप में खड़े होना इतना मुश्किल होता है। फिर मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तान वाले बेचारे किस तरह सर्वाइव कर रहे होते हैं इतनी गर्मी में। बेटी आ गई किचन में, उसने कहा मामा नाश्ता जो है वो मैं बनाती हूँ यहाँ पे वाफ़ल, और बच्चों को बहुत पसंद है। उसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पे लिए उसने 2 अंडे, और उसके बाद उसने डाली इसमें ब्राउन शुगर तकरीबन 3 से 4 चम्मच। डेली के आपको पता है बच्चे ब्रेड भी खा के बोर हो जाते हैं, पराठे बच्चे वैसे भी बड़ी मस्तियाँ करके खाते हैं, तो डिफरेंट कुछ बना के देना चाहिए। अंडे और चीनी को उसने यहाँ पे ना अच्छी तरह बीट करना है। जितना अच्छे से हम इसको बीट करेंगे ना, उतने ही हमारे ये जो वाफ़ल बनेंगे वो बहुत सॉफ्ट किस्म के बनेंगे। अच्छा सा इसका जब फोमी सा टेक्सचर आ जाएगा तब तक इसको बीट करना है। उसके बाद उसने इसमें डाला था बटर, और अब इसमें ऑयल भी डाल सकती हैं। बटर थोड़ा सा कम था तो उसके अंदर से 2 से 3 चम्मच ऑयल भी ऐड कर लिया था। उसके बाद इसमें जाएगा दूध, तकरीबन 1.5 कप उसने इसमें डाला था दूध। 1.5 कप उसमें इसमें दूध डाला था, और रूम टेम्परेचर पे ही। उसके बाद जो है इसमें इसको अच्छे से फिर दोबारा से बीट कर लेना है। उसने क्या गलती की, उसने ना यहाँ पे पैन छोटा ले लिया था, और जब उसने इसमें डाला यहाँ पे मैदा, तो ये बाउल फुल हो गया। फिर इसको चेंज करना पड़ा। यहाँ पे 2 कप जो है ना उसने लिया था मैदा, और इसको अच्छे से जो है ना उसने छान लिया था। नॉर्मली यहाँ पे साफ़ ही मिलता है, लेकिन एहतियातन जो है ना हमें छान के ही यूज़ करना चाहिए। दूसरे बर्तन में शिफ्ट करने के बाद ना उसने इसमें डाला वनीला एसेंस थोड़ा सा, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आता है। और इसमें जाएगा बेकिंग सोडा 1 चम्मच भर के। इससे जो है ना हमारे ये वाफ़ल बहुत ही सॉफ्ट किस्म के फ्लफ़ी किस्म के बनेंगे। तो बस इस मिक्सचर को अच्छे से जो है दोबारा से कंबाइन कर लेना है। तो मिक्सचर ये रेडी हो चुका है। वाफ़ल मेकर में जो है ना उसने थोड़ा सा यहाँ पे बटर लगा दिया था, ताकि जो है ना ये वाफ़ल इसके साथ चिपके ना। और बस इसके अंदर डाल के इसको बंद करके रख दें 4 से 5 मिनट के लिए। और जब इसकी लाइट जो है वो ग्रीन हो जाए तो आपके वाफ़ल जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं, और गर्मा गर्म क्या मज़ेदार किस्म के वाफ़ल घर में रेडी हो जाते हैं। मार्केट में आपको पता है ये वाफ़ल इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं ना, सो हम लोग कभी कभार घर में ये बना लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लूबेरी वगैरह नहीं थी, तो बच्चों को बनाना दे दिया, थोड़ी सी इसमें चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया। तो बस मज़ेदार किस्म का हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि गर्मियों में ना आपके बच्चे शौक़ से क्या नाश्ता करते हैं। हमारे बच्चे तो इतने ड्रामे कर रहे होते हैं ना, कुछ भी इनको बना के दे दें, बस ये कहते हैं कि सुबह सुबह हमें बस ना कोई जूस मिल जाए और कुछ भी ना मिले। खैर उसके बाद मुझे जाना था अपार्टमेंट पे, और सीका लोग के साथ मुझे जाना था, और वो मुझे आ गई जी पिक करने के लिए। मुझे चूँकि उनके ऑफ़िस जाने के लिए बस लेनी पड़ती है, और बस जो है ना वो तकरीबन 1 आवर लगता है, और बस में मुझे बहुत तबीयत ख़राब होती है। सो मैंने उसको कॉल की, तो उसने कहा कि मैं आपको जो है वो घर से पिक कर लेती हूँ, और वापसी पे जो है ना आप ट्रेन लेके आ जाएँ। उसके साथ जो मेरी 1.5-2 घंटे की मीटिंग थी वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मुझे क्यों अपार्टमेंट उसके साथ लेनी पड़ी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और 1.5 से 2 घंटे की अपॉइंटमेंट थी मेरी उसके साथ। उसके बाद उसके ऑफ़िस से जब मैं निकली बाहर, तो धूप इतनी तेज़ थी, मैं दुआ कर रही थी कि या अल्लाह फ़ौरन से पहले मुझे जो है वो बस मिल जाए। और मज़े की बात ये, जैसे ही मैं बाहर निकली सामने से जो है ना वो मेरी बस आ गई। और उससे भी मज़े की बात ये, जब मैं इस बस से उतरी हूँ साथ ही साथ मुझे ट्रेन भी मिल गई। अगर मैं अपने घर वाली रूट वाली बस लेती हूँ ना, तो वो बस पूरे 1 आवर में जो है ना पहुँचती है, फिर वो मुझे बहुत तबीयत ख़राब होती है। ट्रेन्स का सफ़र जो है ना वो मेरे लिए आसान होता है, बस का सफ़र मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। खैर वापसी पे मैं यहाँ पे उतरी, और मुझे लेने थे मशरूम, और मशरूम लिए, और यहाँ पे मैंने देखा जी इतने क्या मज़ेदार किस्म के तंदूर में बन रहे थे पिज़्ज़े। तो मैंने सोचा कभी बच्चों को लेके आऊँगी यहाँ पे। घर आते साथ फ़ौरन मैं आ गई किचन में। यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ फ्रिज में पड़ी हुई थी वो सारी रखी मैंने बॉयल होने के लिए, और स्टेक को रखा ऊपर।
स्टेक्स बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला था और मीडियम से लो फ्लेम करके मैंने स्टेक डाल के उनको ढक के रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं उसकी साइड चेंज करूँगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट्स लगे थे और इस ग्रिलर के अंदर ही हमारा बीफ बहुत अच्छे से जो है वो रेडी हो चुका था। अब यहाँ पे बना लेते हैं जी मशरूम की सॉस। उसके लिए मैंने 2-3 चम्मच ऑयल लिया, एक अनियन जो है मीडियम साइज़ का वो बारीक चॉप करके उसमें डाला। जब अच्छे से लाइट गोल्डन सा हो गया उसके बाद उसमें मैंने डाले फ्रोज़न मशरूम्स। ये मैंने हाफ़ पैकेट जो है वो यूज़ किया था और उनकी अच्छी तरह बुनाई करनी है जब तक मशरूम्स का कलर चेंज ना हो जाए और बिल्कुल इनका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। साथ ही साथ 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे तो मैं ये स्टेक की साइड चेंज कर रही थी और देखिए इतना लाइट सा इनका गोल्डन सा कलर जो है वो आ रहा था और आँच को बिल्कुल भी मैंने तेज़ नहीं किया था। अपने ही जूसेस में अपने ही पानी में ये स्टेक्स हमारी रेडी हो जाएंगी। और दूसरी तरफ देखें जी हमारी वेजिस बॉईल हो रही थी। मैंने गाजरें, मटर, उसके अंदर थोड़े से ग्रीन बीन्स वो डाल के मैंने ऊपर रख दिए बॉईल होने के लिए। स्टेक्स के साथ जो है ना ये स्टर वेजिस बहुत मज़े की लगती हैं। तो मैंने एक शिमला मिर्च ली है, एक अनियन लिया है, इनको बारीक बारीक स्लाइसिस में मैं चॉप कर लूँगी। सारी सब्जियां फ्रिज में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा बस इनको यूज़ कर लूँ। और गर्मियों में ना ये लाइट से खाने बड़े मज़े के लगते हैं और स्पाइस वाले मिर्च मसाले वाले खाने जो है ना मेरा ख़ुद भी दिल नहीं कर रहा होता बनाने को और ना ही बच्चों का दिल कर रहा होता है खाने को। मशरूम का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो मैंने इसमें डाली काली मिर्चें, नमक डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और बस इसके अलावा मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। उसके साथ स्वीट कॉर्न जो है उनका मैंने हाफ़ टीन जो है मैंने वो ऐड कर लिया था और इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे डबल क्रीम की एक बॉटल जो है मैं वो डाल दूँगी। ये छोटे साइज़ की बॉटल है इसलिए मैंने पूरी डाल दी थी और बस इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे। स्टेक्स को देखिए जी मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है और मैं पूरे जवे लहसुन के यहाँ पे 7-8 डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दूँगी। तो ये लास्ट में ये जो बटरी इसका फ्लेवर आता है ना और लहसुन की स्मेल के साथ तो ये बहुत मज़े की रेडी होती हैं। दोबारा से मैंने इसको कवर करके रख दिया था और देखें जी हमारी वेजिस जो हो चुकी थी बॉयल, उनको मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा सा लिया बटर, बिल्कुल हाफ़ चम्मच के करीब लिया है। हाफ़ ही चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है ऑयल और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा मैंने ओरिगानो इसमें डाला है और बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसके अंदर ये जो वेजिस बॉयल करके रखी हुई थी वो मैं डाल दूँगी ताकि हमारी वेजिस का भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। दूसरी तरफ हमारी मशरूम की सॉस रेडी हो चुकी थी और लहसुन की साइड जो है वो भी मैंने चेंज कर ली। स्टेक की साइड्स को मैं 2-4 मिनट के बाद चेंज कर रही थी तो यहाँ पे मैंने देखी कि बिल्कुल ये रेडी हो चुकी थी। तो बस इनको कर लेंगे जी डिश आउट। बच्चे बहुत बेताबी से खाने का वेट कर रहे थे और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फटाफट से मैंने जो है ना उसी प्लेटर में नीट की जो मैंने बॉयल करके रखा हुआ था मटन, उसको मैंने उसी ग्रिलर में सोचा कि आधी चम्मच ऑयल डाल के थोड़ा सा ग्रिल कर लूँ। हमारा मज़ेदार किस्म का लंच अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका था और बस नताशा से मैंने कहा जल्दी से टेबल पे लगाओ बर्तन, अब तो बस भूख से बुरा हाल है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आएंगी और अगर आप ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सारा खाना डिश आउट किया तो लास्ट में देखें जी मैंने स्वीट कॉर्न जो है उनको भी गर्म करके रख दिया। साथ ही साथ हमारी ये वेजिस इनको मैंने थोड़ा सा साल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस डाल के मैंने स्टर फ्राई कर लिया था, वो भी रेडी हो गई थी। सबसे पहले जो है ना वो खाना मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ हमेशा से, उसके बाद बच्चों को देती हूँ, फिर आराम से बैठ के खुद इंजॉय करती हूँ। तो मैंने उनके प्लेटर में जो है ना वो 2-3 लहसुन के पीस भी डाल दिए थे, थोड़ी सी वेजिस डाली हैं और ये सॉस मैंने बनाई थी लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं की, थोड़ी सी 1 चम्मच उन्होंने खाई थी और बस साथ ही साथ मैं ये बगत ले आई थी और इसके साथ ये बगत बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप चाहें तो साथ गार्लिक ब्रेड जो है वो इंजॉय करें, वो भी बहुत मज़े की लगती है। उसके बाद यहाँ पे जी बच्चों को मैंने बना के दिए प्लेटर और ये स्टेक खाने का मज़ा जो है ना तब आता है जब गर्मा गर्म वेजीज़ हो, गर्मा गर्म आपकी सॉस हो ना, फिर मज़ा आता है खाने का भी। तो बस इसको हमने जैसे ही बनाया फ़ौरन गर्मा गर्म जो है डिश आउट किया और फ़ौरन से ज़्यादा पहले सर्व कर दिया। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी किस्म की बनी थी। खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह से, उसके बाद जो है बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे और इतनी यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी ना कि बुरा हाल था। बच्चे जो है ना अगर इन्हें कभी निकरे वगैरह पहनी हो नमाज़ पढ़ते हुए ज़रूर चेंज करते हैं और आज मैं बाद में देख रही थी कि बच्चों ने निकरे भी चेंज नहीं की और ऐसे ही नमाज़ पढ़ने लग गए। काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी सी नवीद की तबीयत जो है ना दिन के टाइम ठीक थी और बस ये गर्दन की नालियों ने उनको इतना दर्द करके रखा हुआ है ना कि एक तरफ गर्दन रखती हैं दूसरी तरफ गर्दन थोड़ी सी करती हैं तो उनको पेन होने लग जाती है।
अल्लाह करे उनकी नालियाँ ये जल्दी से उतरें और ये तकलीफ़ उनकी ख़त्म हो जाए, आमीन। कुछ दिन पहले जब नवीद हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, हॉस्पिटल में हम लोगों ने क्या देखा, मैं और नताशा जो है ना, जब नवीद का ऑपरेशन हो रहा था तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हुई थी। आपने यकीन नहीं करना, वहाँ पे मैं कहती हूँ एक एक लम्हा, एक एक मिनट जो है ना वो किस तरह से गुज़रता है कि बयान से बाहर है। और वहीं बैठे ही बैठे मेरे सामने जो है ना एक बुज़ुर्ग खातून बैठी हुई थी और साथ ही साथ उनका एक जवान बेटा बैठा हुआ था और वो औरत जो है ना वो रोए जा रही थी और बेटा उनका बड़े मज़े से मोबाइल जो है ना वो यूज़ कर रहा था। फिर कमरे से जो है ना वो नर्स बाहर आती है और औरत फटाफट उसे पूछती है, मेरा शोहर क्या होश में आ गया है, मेरा शोहर कैसा है। उसका हस्बैंड जो है ना वो डायलिसिस पेशेंट था और साथ ही साथ उस दिन वो कोमे में भी चला गया था। और वो औरत इतनी अपसेट थी, इतना रोई जा रही थी। उसने वो पूछा ही है, उसके बाद जो उसका बेटा उठा उसने क्वेश्चन किया तो मैं तो दहल के रह गई। उसके बेटे ने पूछा, क्या कोई चांस है मेरे बाप के ज़िंदा रहने के या मरने के? असल में मैं जो है ना वो वेकेशंस प्लान कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, सो आप मुझे मेरे बाप की कंडीशन बता दें, अगर तो वो मर जाएगा तो मैं फिर प्लेन की टिकट लेता हूँ ताकि मैं वापस आ सकूँ, वरना मैं जो है ना चला जाता हूँ बस और ट्रेन पे। मैं तो उनकी बातें सुन के हैरान हो गई, आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये वाली खातून थी जिनकी आपको मैंने बताया, ये तो बस रोती जा रही थी और इतनी बेचैन थी ना, मैं कहती हूँ मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठ के इनको अपने गले से लगाऊँ, इनको तसल्ली दूँ। और हॉस्पिटल में दूसरे ही दिन जो मैंने देखा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तरफ ऐसी औलाद जिसके लिए वालिदैन अपनी रातों की नींद कुर्बान करके रख देते हैं और कल को औलाद अपने वालिदैन के मरने का इंतज़ार कर रही होती है, मैं तो हैरान रह गई। दूसरी तरफ जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई हूँ और नवीद के पास बैठी हुई थी, सामने ये कमरा था, वहाँ से ऊंची ऊंची आवाज़ से यासीन पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। फटाफट से उठ के मैंने देखा और कमरे के अंदर एक बूढ़ी माँ थी जो बेहोश होकर लेटी हुई थी और उसका बेटा और साथ आई थी उसकी बहू ही होगी जो बैठी हुई थी। बहू के हाथ में तस्बीह थी और बेटा जो है ना ऊंची आवाज़ से सूरह यासीन पढ़ रहा था और उनकी जो पोती थी वो बाहर कमरे के बाहर बैठ के रो रही थी। दूसरी तरफ माँ का ये प्यार देख के तो मैं हैरान रह गई। एक तरफ देखें वो जो पढ़ने वाले थे यासीन, वो ख़ुद भी काफ़ी एजिड लग रहे थे, बुज़ुर्ग लग रहे थे और उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। कभी कभी इतना दुख होता है ना औलाद की, ऐसी औलाद की बेहिसी देख के कि वालिदैन अपना सुकून, अपना चैन, हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं और कल को ये बच्चे ही कैसा रिस्पांस करते हैं। और डॉक्टर जो है ना उसने इतना सारा गुस्सा किया उस लड़के पे, उसने भी हमें कहा आप थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाए, मैंने इससे बात करनी है। जितनी वो बात उससे कर रही थी वो इतना नाराज़ हो रही थी कि तुम में कोई इंसानियत है, तुम्हारा बाप जिसने तुम्हें इतने परवान चढ़ाया है आज इस कंडीशन में है और तुम जो है वकांस पे जाने की बातें कर रहे हो। और मैं तो हैरान थी कि वो लड़का इतना रिलैक्स होके बैठा हुआ था जैसे वो कमरे में शायद उसका बाप नहीं, पता नहीं, मैं कहती हूँ शायद कोई हमसाया भी तकलीफ़ में होता है ना, किसी की तकलीफ़ को देख के इतना दुख हो रहा होता है। और कुछ लोग उनका खून कितना सफ़ेद हो चुका होता है। यकीन करें जितने दिन नवीद हॉस्पिटल में रहे, नवीद के कमरे से बाहर निकल के जितने भी कोई पेशेंट नज़र आते थे ना और डिफरेंट तकलीफ़ों में उनको देख के इतना मुझे दुख हो रहा होता था कि बस मैं बता नहीं सकती। और शुक्र है कि जिस दिन नवीद डिस्चार्ज हुए ना उससे एक दिन पहले जब मैं गई तो वो बूढ़ी औरत अपने हस्बैंड के पास बैठी हुई थी और उसका हस्बैंड जो है वो कोमे से बाहर आ चुका था और वो काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रही थी। तो मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी मौत तो देखे ना अल्लाह के हाथ में है और नहीं पता होता कि जवान शायद बूढ़ों से पहले चले जाएं, क्या पता होता है कि अगला सांस भी हमें आना है कि नहीं आना। बस अल्लाह ताला मुझे और आप सबको मैं कहती हूँ नेक औलाद दे जो हमारे लिए दुनिया में भी बाइसे खैर हो और हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया हो। औलाद की आजमाइश भी बहुत बड़ी होती है, अगर औलाद अच्छी ना हो तो मैं कहती हूँ वालिदैन तो शायद जीते जी मर जाते हैं। बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा बुरे लोगों से बचा के रखे, हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।